कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हमने आपके सामने में रखा है वो जस्ट अभी 2 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ है AAO का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर BPSC के द्वारा जो हुआ है उसका यह GS1 का क्वेश्चन पेपर है। स्टूडेंट्स, मेरा दिखाने का उद्देश्य ये है कि हमने आपको जो पढ़ाया है और कुछ दिनों से ही 15-20 दिनों से मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ और खास करके यहाँ पे BPSC मेंस GS1 और GS2 फिलहाल मैं डाल रहा हूँ। तो आप क्यों हम पे भरोसा करें वो मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हमारे नोट्स से डायरेक्ट मैच हो रहे हैं और आपको मैं क्वेश्चन सारा भी दिखाऊंगा। और जो क्वेश्चंस कुछ जो नहीं मैच कर रहे हैं वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, वो भी हमारे सिलेबस में है और हमने नोट्स उस पर बना रखा है या बना रहा हूँ, वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है स्टार्टिंग किए हुए इस चैनल को, लेकिन आप भरोसा कर सकते हैं, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। और जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको अनुभव भी हो गया होगा कि सर जो कंटेंट्स दे रहे हैं वो अभी आपको हज़ारों में भी अगर अच्छे कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में अभी आपको नहीं मिलेगा। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और कैसे वहां पे लिखना था इस क्वेश्चन को वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन का पार्ट है 3 सेक्शंस में बांटे गए क्वेश्चन, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। और इसमें से प्रत्येक खंड में से आपको कितना सवाल दें, जैसे 1 और खंड 2 में प्रत्येक में 3 सवाल देना है और खंड 3 में 2 देना है, यानी 8 क्वेश्चन के सवाल देने हैं। खंड 1 में 3, खंड 2 में 3 और खंड 3 में 2, जो कि 2 DI के क्वेश्चंस हैं। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारा DI करवाऊंगा। अब यहां पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा आरंभ विकास का वर्णन करें। और आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखें कि मैंने उसको किस डेट में डाला है और मैंने क्या बोला है कि इस साल के लिए यह क्वेश्चन बहुत हिट लिस्टेड क्वेश्चन में से है। और उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ, और अभी तक का मैंने वर्णन किया। एकदम सेम टू सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट छाप सकते हैं। आपको कम से कम जो है 25, 22, 23 नंबर तो मिलेंगे। और हिस्ट्री सेक्शन में इतना नंबर 38 में ले आना बहुत बड़ी बात होगी। और आप डायरेक्ट जो हमने नोट्स दिया है, जो पढ़ाया है, डायरेक्ट आप पूरा कोमा बिंदु के साथ लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। यहां पे ये डायरेक्ट यही सेम क्वेश्चन हमने बताया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। तो बिहार के योगदान को भी मैंने 1857 के विद्रोह के कारण, परिणाम और बिहार के संदर्भ में भी नोट्स में आपको दिया है और मैंने बताया भी है। वीर कुंवर सिंह से रिलेटेड करके यहाँ पे आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, बिहार के योगदान को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, जिस प्रकार से भारत में 1857 की क्रांति का विद्रोह जिस प्रकार से देश स्तर पर लिखते हैं, उसी में बस थोड़ा सा बिहार में किस डेट को, जैसे रोहिणी जिला से शुरू हुआ, फिर पटना में, फिर आरा में, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ये सब की भूमिका आपको लिखना है। और ये आप नोट्स में आप देखे होंगे कि एकदम अच्छे से बिहार का योगदान को हमने चर्चा किया है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्स जो कि पढ़ाए जा चुके हैं, मैंने जितना पढ़ाया उसी से सारे क्वेश्चन अभी तक में लड़ गए। उसके बाद तीसरा है बिरसा आंदोलन के कारण एवं परिणाम। देखिए यहाँ पे क्या है, बिरसा आंदोलन के कारण एवं परिणामों का परीक्षण कीजिए। आप डायरेक्ट नोट्स देखिए, सेम टू सेम डायरेक्ट ये बताए गए हैं, कारण और परिणाम तो एकदम अच्छे से उसमें लिखा गया है। तो ये भी आप यहां से अच्छे से ये तीनों क्वेश्चन, और 3 ही क्वेश्चन आपको सेक्शन 1 के बनाने थे और तीनों लगातार आपके मिल गए। तो इसका मतलब है कि हमने जो आपको नोट्स दिया वो आपके लिए सफिशियंट है। अब आ जाइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका, ये अभी हमने नहीं बताया है गांधी जी की भूमिका। लेकिन आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े तो ये बहुत आसान सा सवाल है, गांधी जी की भूमिका। और गांधी जी आते हैं 1914-15 में। उसके बाद सत्याग्रह जो होता है, नील विद्रोह, जो चंपारण सत्याग्रह, जो असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तीनों चारों परिप्रेक्ष्य में आपको गांधी जी की भूमिका को लिख देना है।
आसान से क्वेश्चन थे। अब देखिए मौर्य कला काल की मुख्य विशेषता, डायरेक्ट ये तो क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है और इसको मैंने सेकेंड वीडियो में ही या थर्ड वीडियो में मौर्य कला पढ़ाया था, उसको उतना कर दीजिएगा सफिशियंट। अब आ जाइए संथाल विद्रोह, देखिए वही क्वेश्चन संथाल विद्रोह का भी यहाँ पे देखिए आ गया, फिर ये भी मैंने करा दिया है। चंपारण सत्याग्रह चूंकि पिछले बार पूछे गए थे इसलिए मैंने अभी नहीं कराया, लेकिन इसको लास्ट में मैं ये भी करवाऊंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की भारतीय संस्कृति की देन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये 3 टॉपिक बचे हुए वो भी मैं करवा दूंगा। यानी टोटल 6 का 6 क्वेश्चन हमारे नोट्स के लड़ेंगे, मतलब जितना दिया उसी में आप लिख सकते थे 3 क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अब आ जाइए आईआर सेक्शन का, तो आईआर सेक्शन के अभी हमने जो है एक ही क्वेश्चन करवाया है, वो है भारत और श्रीलंका संबंध, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब करवाऊंगा। आप लोग घबराएं नहीं, बस आप लगातार वीडियो देखते रहिए, क्योंकि टाइम लगता है कोई भी नोट्स बनाने में और उसको वीडियो लेक्चर शूट करने में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एयर इंडिया टाटा समूह को हस्तांतरण क्यों किया? हस्तांतरण के बाद एयर इंडिया का कामकाज में कौन से परिवर्तन होंगे? तो ये जनरल जो आपके देश स्तर का न्यूज है उससे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए जो करेंट न्यूज है, जो करेंट इशू है, उस पर आप नजर बनाए रखिए, और ये किसी भी संस्थान या किसी भी कोचिंग से ये सब क्वेश्चन आपका लड़ेगा नहीं। अब इसमें एयर इंडिया पूछा, किसी में कुछ भी पूछ देगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किया हुआ किसी भी कोचिंग संस्थान का नहीं है। इसमें आपको खुद जो आईआर सेक्शन जो भारतीय जो आप करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं इंडियन भारतीय स्तर का, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का लिखा हुआ, तो आप उसको पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर लिख पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए डीआई तो मैं सॉल्व करा दूंगा, और ये परसेंटेज को डिग्री में बदलना, डिग्री को परसेंटेज में बदलना, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको करवा रखा है, तो उस आधार पे भी ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब देखिए श्रीलंका में, देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट अभी मैंने एक ही करा है, वो भी आपका लड़ रहा है। आप देखिए क्या कारण है, यहां पूछे गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट के दलदल में क्यों फंस गया, इसके पीछे कारण आपको मैंने 7-8 कारण को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इसको सुधारात्मक उपाय सुझाइए। ये भी हमने नोट्स में दिया है कि क्या क्या उपाय करना चाहिए। आईएमएफ के बातों को मानना चाहिए, आईएमएफ में तत्कालिक जो है उसमें शामिल होकर के उसको कर्ज जो मुहैया हो रहा है उसको लेना चाहिए, आसपास के देशों से जो है मदद जो मिल रही है उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब उपाय भी हमने जो है वीडियो लेक्चर में बताया है। तो सारे, उसके बाद रूस यूक्रेन तो हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, आपूर्ति श्रृंखला पे क्या असर पड़ा, ये तो मैं अभी लिखा हुआ है नोट्स, क्योंकि टाइम के अभाव में मैं इसको करवा नहीं पाया हूँ, लेकिन ये लिखा हुआ नोट्स है, मैं ये करवाने वाला हूँ 1-2 दिन में आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस के लेवल, देखिए ऑपरेशन गंगा, तो ये अभी जो हुआ था वहां से लाने की बात हुई थी यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत, तो रूस यूक्रेन एकदम हिट लिस्टेड क्वेश्चन। देखिए दोनों जो क्वेश्चन है 8 और 10 नंबर रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित है, जिसके तहत जो वहाँ पे जो भारतीय फंसे हुए थे, जो मेडिकल करने जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो सबको लाया गया है, उससे रिलेटेड भारत सरकार ने अपने मंत्रियों को भेजा है वहाँ पर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो रूस यूक्रेन एकदम अच्छे से आप अगर पढ़ के जाएंगे तो ये सब जरूर आप पढ़ के जाएंगे, और आपको यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं और आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। और डीआई तो एकदम फिक्स रखिए कि डीआई जो मैं बता दूंगा आपको तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। डीआई में अभी कम करवा रहा हूँ, चूंकि मैं ये सारे हिस्ट्री और एस्थेटिक पोर्शंस जो हो गए हैं, अब स्टेट्स जो भी डीआई है वही होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हमने बताया है। ठीक है, तो आप उस कॉन्सेप्ट के आधार पे भी इसको बना सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डीआई बता दूंगा। तो ये थे आपके जीएस 1 के क्वेश्चंस, और बहुत ही कह सकते हैं आसान ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ कि इसमें कुछ भी कोई तर्क करने की बात थी ही नहीं, डायरेक्ट आप नोट्स जैसे पढ़े थे वैसे अगर आप छाप देंगे तो उम्मीद करिए कि 170-80 नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, और आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभा देगा। बाकी रही डीआई, तो नेक्स्ट वीडियो में ये डीआई आपको सॉल्व करके बता दूंगा कि किस प्रकार से करने हैं। ऐसे में 56, 59 से लेकर के जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन डीआई के हैं वो मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से करवाऊंगा। और अगर आप कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो जरूर कर लें,
और आपके जो ग्रुप में ऐप में जो मिलेगा वीडियो, उसमें सारे आपके जो DI सेक्शन है वो भी मिल जाएंगे। तो जरूर इसको परचेज कर लें और उम्मीद रखें, भरोसा रखें कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपके जो नोट्स हैं वो परफेक्ट हैं और क्वेश्चंस वहीं से और उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बीपीएससी कोई अलग से क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, बस उसी में शब्द का चयन करके इधर उधर शब्द घुमा फिरा करके आपको दिया जा सकता है। बाकी आंसर राइटिंग में वही आयामों पे विशेष फोकस करना है। अगर आप इतना भी मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको GS1 में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका होगा। पेपर 2 का भी अभी मैं चर्चा करूंगा। पेपर 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमारे बैच से कितने लड़ रहे हैं, लगभग उसमें भी 60 to 70% जितना मैंने कोर्स कराया है उसी के डायरेक्ट क्वेश्चन है या उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे जनसंख्या वृद्धि के लाभ नुकसान के बारे में पूछ रहा है, जननांकीय लाभांश आप वीडियो लेक्चर शूट हो चुका है, आपके ऐप में डाला जा चुका है, वो भी आप देखे होंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सारे क्वेश्चंस गेस किए गए वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है GS2 के पूछे गए हैं और हमारे जो भी पेड ग्रुप में हैं और जो जिन्होंने ऐप खरीदा हुआ है तो उसमें आप देखेंगे हमने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को एकदम अच्छे से बताया है। और यहाँ पे आपको बस क्या करना था कि दोनों को तर्क वितर्क करते हुए लिख देना था। दोनों टॉपिक को आपको हमने अच्छे से बताया था। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। क्या मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के सहायक में पूरक हैं, और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, तो आप जो उत्तर लिखेंगे कि दोनों क्या एक दूसरे के पूरक हैं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसमें आप तर्क दीजिएगा। स्वाभाविक सी बात है, हमने जो आपको पढ़ाया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर बस यही है कि वास्तव में मौलिक अधिकार बस वैसे अधिकार को दिया गया जो जरूरत था उस समय देश के लोगों को, और उन अधिकार को जो उस समय देश मुहैया नहीं कर सकता था, लोगों को नहीं दे सकता था, क्योंकि उस समय उतनी संपन्नता नहीं थी, संसाधन नहीं था। तो वैसे अधिकार को हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रख दिया। इसी को लेकर के हमने जो पूरा लेक्चर लिया है आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को, आपको उसके संदर्भ में लिखना था। और लास्ट में यहाँ पे निष्कर्ष यही निकलेगा कि एक दूसरे का क्या है, पूरक है। क्योंकि जो जैसे आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा देने का अधिकार दिया गया था, पहले DPSP में था, अब उसको क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार दे दिया, क्योंकि यह जरूरी है, नेसेसरी है, तो इसलिए 21 में डाल दिया गया। तो ये सब 5-6 एग्जाम्पल देके अच्छे से इसको समझा देना था, बाकी कुछ नहीं था, आपको सारा क्लास में कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। आप देखेंगे गठबंधन की राजनीति, ये बिल्कुल आपके नोट्स में आप देख लीजिए, ऐप जिन्होंने लिया है उसमें आपको ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए पहला तो गठबंधन की राजनीति के बारे में लिखना है। आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गई। तो देखिए यहाँ आर्थिक उदारीकरण कब हुआ, 1991-92 में। ठीक है, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, और जिस कारण से क्या हुआ, LPG योजना आया, और उसके बाद क्या हुआ, केंद्र के माध्यम से राज्य सरकारों का भी विकास हुआ, और उसके बाद देखेंगे कि केंद्र जो है राज्य की अपेक्षा हावी हो गया 1990 के बाद। तो इस तरीका से गठबंधन, चूंकि बहुत सारी पार्टियां अलग अलग राज्यों में बननी शुरू हो गई, कांग्रेस का भी प्रभुत्व समाप्त हो गया, और उसके बाद देखेंगे कि जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो उभर के आती है, लेकिन पूर्ण रूप से बहुमत उसे भी नहीं मिलता है कई राज्यों में। तो यहाँ पे गठबंधन की राजनीति, और यहाँ पे आपको रिलेट कर सकते हैं जेपी आंदोलन से भी, क्योंकि उसके भी बहुत सारे नेता उभरे, आगे चल करके उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना ली, और आगे चल करके बिहार स्तर पे या देश स्तर पे आप देखेंगे कि गठबंधन की राजनीति होनी शुरू हो गई, किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना बंद हो गया। तो इस प्रकार से ड्रॉबैक, उसकी विशेषता गुण को लिख करके मिला जुला आंसर आप यहाँ पे आसानी से जो हमने पढ़ा है उस पर भी आप दे सकते थे। अब देखिए मुख्यतः भारतीय राजनीतिक दल विचारधारावादी की वजह अधिक यथार्थवादी हो गए, जिससे दलों की सीमाएं अति लचीली एवं प्रवेश योग्य हो गई हैं। तो अभी आपका भारतीय राजनीति का गुण देखिएगा कि अभी हमारे जो भी जितना भी राजनीतिक पार्टी है वो अब विचारधारा पे काम नहीं करती है, उसको तत्क्षण लाभ जिधर मिलता है उधर का काम वो कर लेती है। जैसे कृषि किसान बिल आया,
कई राज्यों में बीजेपी का चुनाव होने वाला था, तो बीजेपी पार्टी ने क्या किया, किसान बिल को क्या किया, हटा दिया, यानी विचारधारा से अपना मुंह मोड़ लिया। क्यों? तो उसे वोट चाहिए था, यानी वो वास्तविक जो सिचुएशन है उस पर काम करना शुरू कर दिया, यथार्थवादी हो गई। ठीक है, तो जिससे दलों की सीमाएं अति लचीली एवं प्रवेश योग्य बन गई है, यानी व्यवहारिकता पे विशेष जोर दिया जा रहा है। अगर किसी धर्म को तुष्टीकरण करने की बात हो रही तो वो भी किया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक पार्टी जो है अब अपने विचारधारावादी सिद्धांत को अलग हट करके जो वास्तविक में अभी जरूरत है, नीड है देश को, उस पर काम कर रही है। तो इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। तो देखिए, ये सब नॉलेज के लिए आपको व्यापक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब आप जाकर के आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं दिखा दूं, जो भी क्वेश्चन है अभी, चूंकि ये पेपर 2 के जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस माना जा सकता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने जननांकीय लाभांश और जनसंख्या के बारे में बताया है, कारण भी बताया है, उसके लाभ भी को भी मैंने बताया है। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट अगर आप उसको लिख देते हैं एकदम, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी मैंने बताया है, उदाहरण देते हुए भी मैंने समझाया है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि क्या है, वरदान और अभिशाप दोनों है। देखिए, अगर हम मानव को संसाधन के रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि अभिशाप बन जाएगा। क्योंकि मानव ज्यादा होगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो उसके लिए संसाधन चाहिए। अगर नहीं हुआ तो गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। ये सबसे रिलेटेड आप देखिए कि डायरेक्ट आपको वीडियो लेक्चर और नोट्स में भी लिखा गया, बहुत अच्छे से हमने बताया। हरित क्रांति मेरा नोट्स तैयार है, ये मैं अभी करवाने ही वाला हूं, और इससे पड़ने वाले आलोचनात्मक प्रभाव का परीक्षण करना है। हरित क्रांति के क्या दुष्प्रभाव हुए इसको लिखना है। जैसे अभी आप देखेंगे पंजाब का जो है वाटर लेवल नीचा चला गया, भूमि लवणीय हो गया, उत्पादकता घट गई। राजस्थान जैसे राज्यों में मलेरिया जैसे रोग होने लगे, चूंकि वहां पे जो नहर बनाया गया पानी जमा रहा। तो उसके दृष्टिकोण से आपको यहां पर, ठीक है, तो भारत की हरित क्रांति का कृषि के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचना करना था। ठीक है, परीक्षण, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो इसमें दोनों पक्ष को लिखते हुए, लेकिन आलोचना वाला पक्ष पे विशेष जोर देना है। इस तरीका से आंसर राइटिंग यहां पे करना है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन मिले तो आप 2, 4, 5 मिनट क्वेश्चन के आयामों पे आप चिंतन कीजिए कि क्वेश्चन क्या करे। ये नहीं हरित क्रांति देखे अब इसकी विशेषता खासियत लिख, नहीं, यहां उसके पड़ने वाले दुष्परिणाम के बारे में लिख के आलोचना कीजिए, क्योंकि आलोचना पूछ रहा है।